प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं सुषमा स्वराज के घर और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और जिस तरह से रविकांत बता रहे थे कि दोनों नेता जो हैं, एक प्रधानमंत्री, एक विदेश मंत्री के तौर पर कैबिनेट जो है वो साझा की है सुषमा स्वराज ने, लेकिन जिस तरह से एक लंबा साथ रहा है और प्रधानमंत्री किस तरह से उनकी बेटी बांसुरी के सर पर हाथ रखकर एक बच्चे की तरह से उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं, समझा रहे हैं। प्रधानमंत्री किस तरह से उनके पति स्वराज कौशल से यहाँ बातचीत कर रहे हैं, सुनने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था अचानक, क्योंकि उन्हें खुद को यकीन नहीं है कि सुषमा जी यूं अचानक हम सबको छोड़कर चली जाएंगी। आप देख सकते हैं पिनास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू। शायद ऐसा दिन मैंने पहले कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री इतने भावुक हो जाए। दरअसल वो अपने भावनाओं पर कंट्रोल करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन पहली बार दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू है, क्योंकि बहुत लंबा साथ रहा है नरेंद्र मोदी का। जब नरेंद्र मोदी 1995 में सचिव के तौर पर अहमदाबाद से दिल्ली में आए थे, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए थे, तब सुषमा स्वराज राष्ट्रीय महासचिव थी। और नरेंद्र मोदी ने लगातार, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, प्रमोद महाजन, केन गोविंदाचार्य, ये एक ऐसी पीढ़ी थी जिसने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का काम किया था। अभी आप देख सकते हैं उस जोड़ी में से दो बड़े नेता, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मैं ये मानूंगा कि आज जब ये लोग इस पद पर बैठकर सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दे रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं सुषमा जी भी अपने अंदर ये महसूस कर रही होंगी कि जिस विचारधारा को लेकर, जिस सामाजिक आंदोलन को लेकर वो लगातार अपनी जिंदगी भर संघर्ष करते रही, आज वो सामाजिक आंदोलन इस चरम पर पहुंचा है कि उन्हीं राजनीतिक विचारधारा से निकला हुआ एक व्यक्ति देश का राष्ट्रपति भी है, उपराष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी। और शायद नरेंद्र मोदी इस लॉस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कितना बड़ा नुकसान उनको हुआ है, और इसीलिए आज पहली बार नरेंद्र मोदी की आंखों में मैं आंसू देख रहा हूं। एक पार्थिव शरीर के सामने सर झुकाए वो खड़े हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त स्वराज कौशल और बांसुरी कौशल से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी जाएंगे। जो जानकारी अभी उनके प्रोटोकॉल जो कार्यक्रम आता है उससे मिल रही है। और दीपक जी, जैसा आपने कहा कि जब इतना लंबा साथ होता है, जब आप अपनी पार्टी को धीरे धीरे बना रहे होते हैं, आप विपक्ष में बैठे होते हैं, तो आप दुगनी चौगुनी मेहनत करते हैं और आप उस पार्टी को आज पूर्ण बहुमत की सरकार के तौर पर जब आप लेकर आते हैं और दोबारा सरकार में आते हैं, तो एक लंबा संघर्षपूर्ण जीवन आपने बतौर युवा नेता बिताया होता है। आपने मुफलिसी में दिन बिताए होते हैं, आपने बतौर विपक्ष जो तमाम पीड़ाएं आपको सहनी पड़ती हैं राजनीति में, उससे आप दो चार हुए होते हैं। और उसके बाद जब आप सत्ता का सुख भोगते हैं और उसके बाद सत्ता में एकजुट होकर बतौर मंत्री, बतौर प्रधानमंत्री काम करते हैं, तो वो एसोसिएशन कितना मजबूत होगा, उसी का नतीजा है कि आज सिर्फ एक राजनेता के अपनी पार्टी के जाने का, एक पूर्व विदेश मंत्री के जाने का दुख नहीं है, बल्कि साथी को खो देने का दुख है, जिसे आपने संघर्ष के दिनों में, हर सुख दुख में, हर मुश्किल दौर में अपने साथ खड़ा पाया है। कभी उसने आपसे ऊर्जा ली, कभी आपने उससे ऊर्जा ली, कभी आपने उससे ज्ञान लिया, कभी उन्होंने आपसे ज्ञान लिया, और किस तरह से अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को तमाम राजनीतिक दांव पेच को पार करते हुए आप सत्ता के शिखर तक ले गए। तो जब आप मुफलिसी के दिनों के बुरे दौर के साथी होते हैं, तो वो जुड़ाव, वो आत्मीयता जो है एक अलग तरह की होती है, और वो यहाँ पर साफ नजर भी आ रही है। और नजर इसलिए भी आ रही है क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाए तो लोग लगातार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू। शायद ये पहला मौका होगा 5.25 साल के दौरान
जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की आंखें छलक आई होंगी, उनकी आंखों में आंसू होंगे। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं धवनदीप बिल्डिंग से सीधे स्वराज कौशल के साथ नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, पीछे उनकी बेटी बांसुरी कौशल है। और मैं पिनाज आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि एक परिवार की तरह है और इस तरह की बॉन्डिंग हमको सभी नेताओं के बीच आपस में देखने को मिलती है। सिर्फ वो राजनीतिक तौर पर साथ काम नहीं करते बल्कि पारिवारिक रिश्ते भी हो जाते हैं, परिवार के तौर पर भी जुड़ जाते हैं। सबका एक दूसरे के परिवार में आना जाना होता है, सब एक दूसरे के परिवार को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और कई बार तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने हमें यहाँ तक कहा कि शायद हम जितना वक्त अपने परिवार के साथ नहीं गुजारते हैं उससे ज्यादा वक्त हम पार्टी के अंदर गुजार देते हैं। और लंबी लंबी बैठकें होती थी, लंबी लंबी यात्राएं निकलती थी और वो पार्टी जो 2 पार्टी से लेकर आज 303 लोकसभा में पार्टी तक पहुंची है, सत्ता के चरम शिखर पर पहुंची है। 75% से ज्यादा हिंदुस्तान आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर पार्टी ने इतनी प्रगति की है, इतनी तरक्की की है, तो जो इसके फाउंडिंग पिलर्स हैं कहीं ना कहीं उनका भी एक बड़ा रोल है। और सुषमा स्वराज उन नींव, पार्टी की उस नींव में से एक है, उस नींव की मजबूत पत्थर हैं जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी जमीन तैयार की है। और मुझे लगता है कि उसी कमी को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महसूस कर रहे होंगे जब वो सुषमा स्वराज को अंतिम विदाई, अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और जैसा मैं आपको पिनास कह रहा था लगातार कि वाकई किसी को भरोसा नहीं था, सबको पता था उनकी तबीयत खराब है, लेकिन वो एकाएक इस तरीके से चली जाएंगी ये किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनका किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद वो उठकर वापस ही नहीं आ गई थी बल्कि संसद के कामकाज में हिस्सा लेती थी। विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने कई काम को बखूबी पूरा किया था। और कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपने पति के साथ झूले पर बैठी हुई एक तस्वीर जो है वो ट्वीट हुई थी और बाकायदा उन्होंने बताया था कि जब विदेश मंत्रालय, उन्होंने विदेश मंत्री नहीं रही वो और सरकार दूसरी बनी, तो उन्होंने अपना घर खाली कर दिया और उन्होंने कहा कि देखिए अब मेरा पता वो नहीं है, मेरा पता बदल गया है, आपको मुझसे संपर्क करना है तो अब वहां मैं नहीं रहती हूं। तो किस तरह से ये दिखाता है कि विद इन फ्यू डेज, मतलब नहीं तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि नेता जो हैं अपने बंगलोज में बने रहते हैं एक लंबे अरसे तक, उनको ऑफिशियली भी टाइम मिलता है उनको खाली करने का, लेकिन चंद दिनों के भीतर ही, एक हफ्ता भी नहीं, जी चंद दिनों के, वही मैं कह रही हूँ, चंद दिनों के भीतर ही वो वहां चली जाती हैं और बेहद सादगी के साथ वो बताना चाहती थी कि अब वो अपने इस रिटायरमेंट को एंजॉय करना चाहती हैं। आपने खुद कहा कि 41 साल तक की जो दौड़ भाग रही, जिसके लिए उनके पति ने भी कहा कि शुक्रिया कि अब तुम थम रही हो, तो उसके बाद जिस तरह से वो अपने घर में अपने पति के साथ झूले पर बैठी हुई नजर आई, चाय पीती हुई नजर आई और बेहद खिलखिलाकर हंस रही थी। कल दीपक जी, हरीश साल्वे ने खुद बताया कि उनकी बातचीत हुई थी सुषमा स्वराज से, उन्होंने कहा था कि अपना 1 रुपए की जो फीस तय हुई थी आपके और मेरे बीच में, कम से कम उसको लेने तो आ जाइए। तो उन्होंने कहा था ठीक है मैं कल ही आता हूं, और किसी को नहीं पता था कि वो कल आने वाला ही नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि उनकी बातचीत हुई है कल और उसके बाद कल शाम को ही उनकी बातचीत हुई है और उसके बाद वो कल नहीं आएगा, वो कभी वो 1 रुपया नहीं ले पाएंगे उस फीस का। तो जरा सोच कर देखिए कि क्या कुछ उनके मन में चल रहा होगा। और मैं सबसे बड़ी बात यहां पर ये कहना चाहता हूं कि एक विदेश मंत्री और भारत जैसे लोकतंत्र की विदेश मंत्री जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, उसका विदेश मंत्री चिंता करता है पाकिस्तान में बैठे हुए एक भारतीय की और उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। यह सुषमा स्वराज का मादा था, यह सुषमा स्वराज में रिस्क लेने की हिम्मत थी, यह सुषमा स्वराज की क्षमता थी कि दुनिया के सबसे महंगे लॉयर्स में से एक हरीश साल्वे को उन्होंने एंगेज किया, वो भी सिर्फ 1 रुपए की फीस पर। यह सुषमा स्वराज का करिश्मा था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन कुलभूषण जाधव करने की पूरी छूट सुषमा स्वराज को देकर रखी थी कि आपको उनको काउंसलर एक्सेस दिलाना है, आईसीजे के अंदर ये मुकदमा जीतना है।